जिंदगी में कोई भी चीज बस यूं ही नहीं मिल जाती। हर चीज की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। और किसने सोचा था कि दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में शुमार दिल्ली एनसीआर, जहां का एक्यूआई लेवल कभी 450 से 500 हुआ करता था, वहां एक्यूआई लेवल जो है वो 40 से भी कम हो सकता है। हुसैन, ये एकदम सपने जैसा है, जैसे सपना सच हो गया हो। और श्रुतिका, वो भी ऐसा सपना जिसके हकीकत होने की उम्मीद लगातार बढ़ते ट्रैफिक, नई बनती इमारतों के चलते तो धीमी या फिर हम कह सकते ना के बराबर ही है। लेकिन अमित और श्रुतिका और साथ ही हुसैन, ऐसा हुआ है दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई की अगर हम बात करें तो वो 50 से भी नीचे गया है और इसलिए एनसीआर की हवा बेहद साफ हो गई है। न्यू मोती बाग में 38 एक्यूआई, सेक्टर 116 नोएडा में 42 एक्यूआई, सेक्टर 125 नोएडा में एक्यूआई 50, जेएनयू में 43, सेक्टर 58 और सिर्फ फोर्ट इलाके की बात की जाए तो 49 यहाँ एक्यूआई हो गया है। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जो खासकर हम दिल्ली एनसीआर वाले जो फ्रेश एयर से दूर रहते थे, जिन्हें फ्रेश एयर मिल नहीं पाती थी और जो फ्रेश एयर में सांस लेने के लिए मैदानी इलाकों से निकलकर अक्सर पहाड़ों का रुख करते थे। पहाड़ों को भी सांस आई है। तभी आप अक्सर घर जाया करती हैं, अच्छे से सांस ली जा सके। बहरहाल देखिए, और इसके लिए उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए मॉनसून का, उन तमाम लोगों को, दिल्ली एनसीआर वालों को, जिसमें बारिश की आमद की वजह से हवा साफ हो गई है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जहां लोग बारिश के साथ साथ साफ हवा को एंजॉय अब कर रहे हैं, वहीं हवा में नमी की वजह से परेशान होने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हुसैन आप, क्योंकि मॉनसून की वजह से हवा में नमी बढ़ जाती है तो ऐसे में सांस के मरीजों की दिक्कत बढ़ जाती है। और वहीं बात की जाए अस्थमा के पेशेंट्स की तो उनके लिए तो आफत है। ना तो वो बारिश में बाहर जा सकते हैं, ना ही वो रंग बिरंगे फूलों के बीच, ना पेड़ पौधों के बीच जा सकते हैं। और क्यों? ये सबसे बड़ी वजह है। क्या है इसके पीछे कि वो नहीं जा सकते हैं? वो है डैम्प मौसम। क्योंकि ह्यूमिडिटी से कब एलर्जी हो जाए, कब ट्रिगर कर जाए, नहीं पता चलता है। और फिर सांस की नली में सूजन हो जाती है, सीने में जकड़न जैसी दिक्कतें आ जाती हैं और लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसके चलते नतीजा क्या होता है, सांस फूलने लगती है और आपको लगता है कि अरे कहीं दम ना घुट जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जिन को फेफड़ों से जुड़ी कोई भी बीमारी है वो मॉनसून में खास तौर पर अपना ख्याल रखें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही अस्पताल जाने की नौबत ला सकती है। चलिए, अगर हमने बहुत ज्यादा आपको उलझा दिया है तो उलझन दूर करते हैं। सीधे अब चलेंगे स्वामी जी के पास। योग और प्राणायाम के जरिए कैसे आप खुद को महफूज रख सकते हैं, अस्पतालों के चक्कर से बच सकते हैं। तो हम योग गुरु से ही जानेंगे कि अस्थमा, सीओपीडी, फाइब्रोसिस के साथ साथ लंग्स की जो तमाम तरह की बीमारियां, उनसे कैसे छुट्टी मिलेगी। देखिए, गुब्बारा फुलाने से भी जो है राहत मिलती है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुब्बारा फुलाने से भी राहत मिलती है। और ये जो कठिन आसन यहाँ रितिका, रवीना और उधर ज्योत्सना, श्रुतिका और स्वामी जी मेरे मीनाक्षी जी कर रही है, वो ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं। गुब्बारा चाहिए आपको? नहीं, इधर जो है ये बाबा जी हमारे, ये 35 साल से जूझ रहे थे अस्थमा से। अब 35 साल का अस्थमा ठीक कर लिया। यहाँ अच्छी हवा, जैसे आप कह रहे, दिल्ली एनसीआर भी जहाँ एक्यूआई 400-500 तक पहुँच जाता था। ये नशे बड़ा ज़बरदस्त होता है अणु तेल का। और जल नेति, सूत्र नेति तो कहना ही क्या है, जिनको हमारी ये योगाचार्या बहनें कर रही हैं। ये अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका कपालभाति करें, गुब्बारा भी फुलाएं। ये जो शंख बजाने से और ये जो स्पायरोमीटर है ना, इसमें भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है लगातार 20-25 बार ऐसे करने से। ऐसे ये बड़ा ज़बरदस्त है, लगातार ऐसे करने से। दूध में हल्दी, शिलाजीत, ये च्यवनप्राश और बच्चों के लिए ये बालप्राश बड़ा ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है, धीरे धीरे ऑक्सीजन से ना हमारे फेफड़े अच्छे होते हैं, तो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन से
चाहे वो एयर पोल्यूशन है, और एयर पोल्यूशन में चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट का है, चाहे वो ऑटोमोबाइल का है, चाहे धूल कणों का है, अलग अलग प्रकार की डस्ट है। और उसमें भी डस्ट के अंदर जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मिल कर के आते हैं तो पूरे लंग को जकड़ लेता है। उसके लिए हम ये हल्दी, काकड़ा सिंगी और इसके अंदर गाय का घी, कपूर, ये सब मिला कर के इससे धूम नशे भी कराते हैं। फिर इसी की ही स्टीम देते हैं। फिर ये जो बालक यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको तो ये पूरा दिव्य धारा और पतंजलि बाम लगा रहे हैं। और एक बात ज़बरदस्त है लेप, इसको कहते हैं हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इसको पेस्ट करके उसको लगा देते हैं। ये तो बालक था जिसको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड था ना, इधर आओ। इस बालक की तो हालत ये हो गई थी जो है, इसको सांस की दिक्कत से, हार्ट की दिक्कत, और बीपी कितना हो गया था? 160। ऊपर का और नीचे का? नीचे वाला 100। नीचे का 100 और ऊपर का 160। और कारण क्या था? कारण मैं नाक से सांस नहीं ले पाता नाक था। से सांस नहीं ले पा रहा था। क्या नाम बेटा? ध्रुव। ध्रुव, एक बार जोरदार अभिनंदन। अब क्या चलिए हाल है? ध्रुव अच्छे हो जाएंगे। बीपी नॉर्मल है, 130 आ गया और नीचे वाला पूरा 80 आ गया और नाक से सांस एकदम आराम से और ले। हार्ट में भी तो कुछ गड़बड़ होगी। हार्ट वाला तो ठीक हो गया है। लो, हार्ट में गड़बड़, बीपी गड़बड़, केवल नाक बंद थी और नाक खुली अणुतेल से, जलनेति सूत्रनेति से। करो अनुलोम विलोम करो बेटा। स्वामी जी चलिए ये सारे ध्रुव की बात, सारी मुझे बीमारियां, बताइए, पहली बार परेशानियां मैंने दूर लाइफ होंगी। में देखा। लेकिन अभी ज़रा दिल्ली वालों के पास थोड़ा सा खुश होने का, थोड़ा सा इतरा लेने का मौका है। इतनी साफ़ सुथरी हवा यहाँ पर हो गई है। और भी थोड़ी देर पहले श्रुतिका बता रही थी कि किसी सपने के सच होने जैसे वाली फीलिंग उनको हो रही है, क्योंकि दिल्ली में जो AQI का लेवल है वो अब करीब 50 के आसपास है, जहाँ कभी 450 और 500 हुआ करता था। तो स्वामी जी, अक्सर हम जब आपको देखते थे यहाँ से बैठ करके हरिद्वार में, तो वहाँ तो बहुत AQI जो है डाउन रहता है। तो अभी हम ये कह सकते हैं आप आइए, दो चार दिन गुजारिए दिल्ली में, आइए तो चारों आपको तरफ यहाँ हरियाली। हरिद्वार वाली फीलिंग आपको यहाँ आएगी। देखो, हम यहाँ इतनी हरियाली के बीच में रहते हैं, वहाँ आपने AQI तो ठीक कर लिया, लेकिन इतने पेड़ कहाँ से लाओगे? जो इतना बरगद का सुंदर पेड़ जिसकी दाढ़ी मूछ मेरे से भी ज़्यादा लंबी लंबी आ रखी है। दिल्ली वालों सुन रहे हो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? इतनी पेड़ कहाँ से ये लाओगे? प्रकृति। पेड़ लगाना शुरू करो अब। और जो है, वैसे स्वामी जी पेड़ लगाने का अभी कार्यक्रम तो रोज शुरू हो लगा भी चुका रहे है। हैं हम, उसमें भी इजाफा हो रहा है। हाँ, तो रोज एक बार सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना। ऐसे ही ताड़ासन करने से ना फेफड़ों में पूरा सांस भरता है। तो हमने पेड़ लगाने का अभियान भी शुरू कर दिया इंडिया टीवी पर। और योग के अभियान के साथ हेल्थ अवेयरनेस, नेचर एंड इन्वायरमेंट के प्रति भी अवेयरनेस, जागरूकता। और देखो ऐसे फिर फूड अवेयरनेस, अच्छे खाने पीने के प्रति अवेयरनेस, लंबे लंबे श्वास। तो एक एक क्षण जब आप अच्छा श्वास लेते हो, लंबा श्वास लेते हो, नॉर्मल व्यक्ति 1 मिनट में 16 श्वास लेता है, योगी व्यक्ति के 8 हो जाते हैं। योग करते समय, ध्यान करते समय 4, 2 और 1 तक पहुंच जाते हैं। तो जितना सांस लंबा होगा उतना ही हमारा आरोग्य अच्छा होगा। ताड़ासन से और उतना ही बारिश के मौसम को उष्ट्रासन से एंजॉय कर पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए बारिश का मौसम बड़ा प्यारा खूबसूरत मौसम कहा जाता है, और इसके लिए एक फ़लसफ़ा बड़ा अच्छा सा है कि बारिश अगर अच्छी ज़मीन पर बरसेगी, बारिश होगी तो वहाँ खेती लहलहाएगी, हरियाली आएगी। पत्थरों पर बारिश होगी तो पानी बहकर चला जाएगा, और अगर गंदी ज़मीन पर बारिश हुई तो वहाँ पर बीमारियाँ पनपेंगी। तो ये बारिश एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर उसके असरात अलग अलग हो रहे हैं। तो अगर शरीर अच्छा है, इम्यूनिटी अच्छी है, तो ये बारिश का मौसम सुकून भरा होगा, वरना यही बारिश जो है अलग अलग तरह की से परेशान करेगी।
बहुत तरह की बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो मतलब सारा स्वामी जी ये है कि इम्यूनिटी को मजबूत करना है ताकि 100 तरह की बीमारियां, एलर्जी, इन्फेक्शन सब कुछ बेअसर हो जाए। तो जाहिर उसके लिए पावर योगा करना पड़ेगा, पूरा एक पैकेज उसका करवा दें आप। और इम्यूनिटी में भी सबसे ज़रूरी है फेफड़े की, श्वसन तंत्र की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी यदि अच्छी नहीं होगी तो धूल, धक्कड़, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबसे पहले सांसों के माध्यम से 2400 किलोमीटर लंबे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को ट्रैप कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना, तो जल नीति, सूत्र नीति तो मैंने पहले ही बताया था, जिसको हमारी बेटियां यहाँ पर कर रही हैं। जल नीति करें, सूत्र नीति करें, नस्य करें, और ये लंग बस्ती, फिर धूम नस्य, स्टीम और अलग अलग प्रकार के लेप लपेट तो बताए। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो लगातार कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात है भुजंगासन 100 बार करने की आदत डालें। 100 बार हम तो 1 मिनट में भी कर लेते हैं ऐसे ऐसे। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही सुपर फास्ट हो गया, होले होले भी कर लेंगे ना, 2-2.5 मिनट में भी कर लेंगे तो भी बात बन जाएगी। हम तो इसको इस तरह से, और जो ऐसे पूरा कर सके, ऐसे पूरे पीछे गए, पूरे नीचे आए, पूरे ऊपर उठे ऐसे, और इसके साथ फिर यदि ये भी हो जाए तो और अच्छी बात है ऐसे। अभी तो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, श्रुतिका जी, पूजा जी, अमित जी, और सेम टू यू। आप कभी कभी लेकिन यहाँ मैदान जंग में कभी कभी आते, लेकिन घर आप पूरा योग भी करते हैं हसैन जी। स्वामी जी मैदान जंग में ना तो बहुत सारे रोल होते हैं, पूरा संगम कर दिया है। लेकिन स्वामी जी हुसैन जो है जब तक कुर्सी में विराजमान रहते हैं प्राणायाम पूरा करते हैं। अनुलोम विलोम चलता रहता है यहाँ, ये सबके हिस्से के ऑक्सीजन अकेले पी जाते हैं तो इसलिए ये चमकते रहते हैं। तो ये भुजंगासन बड़ा जोरदार है, और इसको भी भुजंगासन को फिर हमने दंडों में कई तरह से विभक्त कर दिया। ऐसे ये ऐसे ऐसे ऐसे। इधर जो है रितिका जी, रवीना जी तो कठिन कठिन आसनों में टंगी हुई हैं ऊपर, हाथों के ऊपर। अब इतना भय कोई कर सके तो बहुत अच्छी बात है। उधर वो भी करो बेटा, आप मंडूकासन करो। इसने मधुमेह पर विजय पा ली है। हाँ, ये जोरदार काम कर लिया। इंसुलिन बंद कर लिया इसने। वो भी कहाँ से आई है? महाराष्ट्र से। श्रीहन आए हैं यूएस से। और ये ध्रुव ने तो, ध्रुव कहाँ से आया बेटा? हरियाणा से। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जीव की त्यों धर दीनी चदरिया, और बाकी ने दिन दिन मैली कीनी चदरिया। तो ये अंदर जो है ना, ये मैल अंदर जम जाता है, तन पर, मन पर, चित्त चेतना आत्मा पर। मैल को हटाना है। मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी कैसे द्वार तिहारे आओ। अब तो योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आऊं। जन्म जन्म की मैली चादर योग से दाग छुड़ाऊं। आज सारे दाग धब्बे ये कपड़ों के ही नहीं, तन रूपी, जीवन रूपी, चित्त रूपी, चरित्र रूपी वस्त्र पर जो दाग लगे हैं, ये योग से सब हट जाएंगे। तो हमने एक तो ये सूर्य नमस्कार और दूसरा दंड बैठक। इसके अलावा मैं तो प्राणायाम को भी पहलवानी स्टाइल से ऐसे करता हूँ ना, जब अब जिनको अस्थमा है। अच्छा स्वामी जी देखिए, ये सारे अभ्यास से हो जाएगा। लंग्स को इतना मजबूत कर देंगे कि लंग्स किसी भी हालात से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगा।
और किसी भी तरह की बीमारी में नहीं उलझेगा कभी वो। लेकिन स्वामी जी, जो लोग पहले से परेशान हैं, सांस की अलग अलग दिक्कतों को झेल रहे हैं, तो उन्होंने अगर अभ्यास शुरू किया तो जिन लोगों की सांस की नली में सूजन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उनको सूजन घटाने के लिए क्या करना चाहिए? और जैसा कि अभी आपने कहा, जो लोग अस्थमैटिक हैं उनके लिए तो ये मौसम बड़ा परेशान करने वाला है, तो अस्थमैटिक लोग खास तौर से इस मौसम में क्या क्या एहतियात बरतें, क्या क्या सावधानी बरतें? जितनी ह्यूमिडिटी होगी, आर्द्रता होगी, तो ऑक्सीजन के साथ नमी भी जाती है और फेफड़े में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, श्वास नली में सूजन, उसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, वो आ जाती है। उसके लिए एक तो ये अभ्यास कर देखो, ऐसे लंबे श्वासों के साथ ना, ऐसे। फिर देखो तुलसी, हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, और घरों में वासा वनफ्सा। देखो ये छोटा बांसा, बड़ा जो है, एक तो सादा बांसा होता है, एक ये पीला बांसा होता है। बांसा बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये बांसा, तुलसी, इसको घर में लगा के रखें और इसी का रस पी लिया करें अथवा काढ़ा बना करके पी लें। हमने स्वासारी क्वाथ भी दिया है, मुलेठी क्वाथ भी दिया है, उसको भी उबाल करके दिन भर उसका पानी पिलाते हैं। दिव्य पेय भी हमने लोगों को दिया है, दिव्य पेय पिला देते हैं, हर्बल टी। मुलेठी की चाय पिए, उसमें थोड़ा दालचीनी और मिला दें, चीनी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं होती। दालचीनी चीनी से भी ज़्यादा मीठी होती है। और फिर अकेला दूध कफ करता है, दूध में भी थोड़ा हल्दी, शिलाजीत डाल करके थोड़ा फिर च्यवनप्राश लिया करें। नहीं तो हमने एक प्रयोग किया, खजूर और चना खिलाया। खजूर खिलाते, चना खिलाते हैं, इसलिए हमने चना भी आज यहाँ पर रखा हुआ है, ये सजावट के लिए रखा है। खजूर, चना, और बाकी पपीता देते हैं, उबला हुआ सेव देते हैं, उबला हुआ, हाँ, अमरूद जो है, सिका हुआ अमरूद, यदि कोई उसको, आजकल तो अनेक प्रकार के यंत्र आ गए, ओवन में सेक लें उसको। जो अमरूद है ना, इसको जब उबाल करके ले लेते हैं, सेक करके खा लेते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा करता है कफ में। और सदियों से हमारे यहाँ पर गोमुखासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन के साथ साथ चक्रासन भी बड़ा फ़ायदा करता है। चक्रासन करो बेटियों। हाँ, रितिका जी, रवीना जी, चक्रासन बड़ा फ़ायदा करता है। हाँ, चक्रासन और कोई पूर्ण चक्रासन, चक्रासन, पूर्ण चक्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन कोई कर सके तो अप्रतिम लाभ होता है। शीतोपलादी चूर्ण छोटे बच्चों को 1-1 ग्राम, बच्चों को तो हम आधी चम्मच दे देते हैं। तो ऐसे चक्रासन करें। चक्रासन में फेफड़े बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और उष्ट्रासन करो बेटियों, उष्ट्रासन, चक्रासन, ये गोमुखासन बड़ा अच्छा लाभ करता है। जो उष्ट्रासन अधिक ना कर पाएँ तो थोड़ा कर लें, थोड़े ऐसे पीछे झुकें, इससे बड़े फेफड़े अच्छे होते हैं। शीतोपलादी। स्वामी जी, ये अभ्यास करते करते ज़रा एक चीज़ और ये बताइए, त्रिकुटा अथवा स्वासारी पाउडर। स्वामी जी, जो लोग अस्थमैटिक हैं उनके जेब में एक छोटी सी डिबिया पड़ी होती है, और वो जब भी उनको परेशानी होती है वो मुंह में लगा के कुछ फिस कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अब जान में जान आई। तो इसका कोई ऑल्टरनेट आपके पास है? और दूसरी चीज़ ये कि ये अस्थमा की शुरुआत कैसे होती है किसी के अंदर, ताकि उसको वहीं रोक लिया? ऑल्टरनेट है ना, ये जो पंप लेते हैं, इनहेलर लेते हैं, ये जो हुक्का सा पीते रहते हैं, वो उसमें स्टीराइड होता है, वो बड़ा खतरनाक है। उसकी बजाय अजवाइन, लौंग, कपूर, अजवाइन, लौंग, कपूर, थोड़ा पीपरमेंट अथवा दिव्य धाराएं ले लें, उसके अंदर डाल लें और उसकी पोटली बना करके रखा करें, उसको सूंघ लिया करें बीच बीच में। हाँ, और रोज़ सुबह जैसे मैंने बताया, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, ये घर से करके निकलेंगे तो उनको फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लंबे तक के स्टीराइड लेने से फेफड़े कमज़ोर पड़ते हैं, शुगर की बीमारी होती है, आँखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है, और कई लोगों को तो मैंने अंधा होता हुआ देखा है ओवर यूज ऑफ स्टीराइड से। तो लोग तो ऐसे ही लेते रहते हैं कि जैसे कोई प्रसाद ले रहे हो, ये ठीक नहीं है। और
इसका विकल्प है मेरे सामने रखा है ना, ये श्वासारी वटी, श्वासारी अवलेह, श्वासारी प्रवाही और ब्रोनकोम। बहुत ही जबरदस्त है। और ये भुजंगासन तो 100 बार करना ही है। और साथ में जो चक्रासन ज़्यादा न कर पाए बेटियों की तरह, तो इतना तो सबसे हो ही जाएगा, इतना ही कर ले। नहीं तो ये सेतु बंधासन से भी गुजारा हो जाएगा, इतना कर ले, नहीं तो इतना कर ले। ये तो अब करने गुजारा नहीं करना है स्वामी जी, पूरा पूरा करना है, पूरा चक्रासन करें ऐसे, ताकि योग का पूरा फायदा मिले। नहीं, कुछ दिन बाद कहेंगे आपसे और शिकायत होगी, फिर लोग कहेंगे भाई कैसे करवाए, कुछ फायदा ही नहीं मिला। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक लंग्स फाइब्रोसिस नाम की एक परेशानी है, सुनने में बड़ी डरावनी सी भी लगती है। ज़रा डिटेल में समझाइए कि ये क्या होता है लंग फाइब्रोसिस, और क्या इसे योग के ज़रिए, अभ्यास के ज़रिए ठीक किया जा सकता है? जैसे हमने ब्रोंकाइटिस को बोला कि वो फेफड़ों की सूजन है, अस्थमा फिर ज़्यादा लंबे समय तक फेफड़े कमज़ोर होते चले गए, लंग के हमारे एल्वोलाइज, वो श्वास दमा है। अब ये लंग फाइब्रोसिस क्या है? फेफड़े के अंदर, अब ये सर्वांगासन भी, इससे पूरा भरपूर ऑक्सीजन मिलता है फेफड़ों को, बड़ा लाभ करता है ये। 1-2 मिनट करना तो देखो, लंग फाइब्रोसिस में फेफड़े लोथड़े जैसे हो जाते हैं, छोटी छोटी गांठें, लंग फाइब्रोसिस, फिर सार्कोडाइसिस, और उसमें फिर कहते हैं भाई अब तो फेफड़े चेंज करने की नौबत आ गई, ये तक स्थिति बन जाती है। तो फेफड़ों की कोशिकाएं हार्ड हो जाती हैं और धीरे धीरे गठान जैसी बनने लगती है अंदर में, वो छोटी छोटी गांठें तैयार हो जाती है, लंग फाइब्रोसिस। तो ऑक्सीजन पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जैसे हमारे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, वो टेढ़े मेढ़े नुकीले बहुत ज़्यादा मोटे हो जाए तो बोलते हैं इसको सिकल सेल हो गया, इसको सिकलिंग हो गई। अब इसको ऑक्सीजन पूरा नहीं ले पा रहे और फिर पूरा शरीर बेकार हो जाता है और जल्दी मर जाते हैं ऐसे बच्चे। ऐसे फेफड़ों की जो एल्वोलाइज है, फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं, फेफड़ों की जो सेल है, वो गट्ठड़ जैसे हो गए, हार्ड हो गए, उनमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो गई, तो ये लंग फाइब्रोसिस है। इसके लिए एक तो प्राणायाम लगातार करना, और जो हम श्वासारी बता रहे थे, ये श्वासारी की पूरी फैमिली है। श्वासारी अवले, ये श्वासारी जो है प्रवाही, और श्वासारी क्वाद, ये बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो इसका सेवन करें, और फिर इसके साथ साथ दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, घी नहीं खाना, थोड़े दिन घी और चावल भी हम तो बंद कर देते हैं। केवल चना, भुना हुआ चना और चने के आटे की एक रोटी बस, ज़्यादा नहीं। और सब्जी में जो भी सब्जी खाएं वो उबली हुई सब्जी लें, उसमें कई तरह की सब्जियां ले सकते हैं, जैसे उपलब्धता है। उसमें हल्दी ज़रूर डालें, थोड़ा अदरक ज़रूर डालें, तो बिना घी तेल की सब्जी, बस इतना कुछ दिन प्रयोग कर लेंगे। और या फिर रोटी को च्यवनप्राश के साथ खा लें, हनी के साथ खा लें, ये प्रयोग कर लेंगे तो लंग फाइब्रोसिस ख़त्म हो जाएगा। और हमने लाखों लोगों को लंग ट्रांसप्लांट करने से बचाया। इसमें लंग ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाती है, करीब 85 लाख खर्च हो जाते हैं। जैसे तो थोड़ी मेहनत कर लीवर के अंदर छोटी छोटी गठाने आ जाती हैं, तो थोड़ी मेहनत कर लें, वरना लंग्स तो लीवर फाइब्रोसिस हो जाता है, ट्रांसप्लांट की नौबत लंग आएगी, फाइब्रोसिस, लिवर सिरोसिस। तो आत्मा कहेगी भाई ये किराए का शरीर छोड़ो, कहीं और बसेरा डालो, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है ट्रांसप्लांट। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना। जी स्वामी जी, लंग्स फाइब्रोसिस की हमने बात कर ली है, अस्थमा की बात भी हो चुकी है, लेकिन स्वामी जी अस्थमा की तरह ही लक्षणों की एक और बीमारी है जिसे COPD कहा जाता है।
तो सीओपीडी और अस्थमा के लक्षण जब एक जैसे हैं स्वामी जी, तो पता कैसे किया जाए कि किसी को सीओपीडी है या फिर अस्थमा है? और फिर ख़ास तौर से सीओपीडी अगर किसी को है, वो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है जी, जो है क्रोनिक लंग डिजीज होने को ही ये सीओपीडी कहते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या करना होगा कि एक तो प्राणायाम धीरे धीरे करना होगा, धूल धक्कड़ से बचना पड़ेगा। जहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है वहाँ 12 महीना आपको बहुत ही फाइन मास्क पहन के, और वो भी कॉटन के कपड़े का। ये जो प्लास्टिक के मास्क पहने उसका जो प्लास्टिक था वो सांसों के अंदर चला गया और उससे लंग फाइब्रोसिस हो गया। लो, तो मास्क भी कॉटन के बारीक कपड़े का पहनना चाहिए जिससे कि धूल के कण तो रुक जाए, बैक्टीरिया वायरस फंगस तो रुक जाए, लेकिन ऑक्सीजन ना रुके। बहुत लोगों ने बहुत भारी भरकम मास्क लगाए जिससे ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो गया, उससे भी बहुत लोगों को लंग फाइब्रोसिस हुआ, अस्थमा हुआ, सीओपीडी की प्रॉब्लम हुई और कैंसर तक का रोग हुआ है। इसके लिए आपको डस्ट से, धूल धक्कड़ से, बैक्टीरिया वायरस फंगस से, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से बचना है तो बहुत ही बारीक कॉटन के कपड़े का मास्क पहने और उसको धोते रहें, जैसे रोज़ कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, ऐसे ही। अच्छा स्वामी जी, कल एक मित्र मुझे पकड़ ले गए। ये बात इसलिए याद आ रही कि बारिश का मौसम है, हर तरफ नमी है, नमी की बहुत बातें हो रही हैं और नमी से होने वाली बीमारियों की बातें हो रही हैं। तो एक मित्र मुझे अपने घर पकड़ ले गए कि चलिए आपको चाय पिलवाते हैं। अब मैं उनके घर पहुंचा तो उन्होंने स्वामी जी वो पीवीसी की वो करवा रखी थी अपनी दीवारों पर। तो पता लगा घर में सीलन बहुत है और फिर वो घर की बीमारियों की बात बताने लगे, यहाँ तक कि पेट भी बीमार है। फिर मैंने उनसे कहा भाई ये जो नमी आपके घर में आ रही है ये सारी बीमारी की जड़ यही है और ये 12 मास आपके घर में है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ी मुश्किल है। और इसी नमी की वजह से स्वामी जी बहुत सारे लोगों को एलर्जी का खतरा रहता है जो खांसी में तब्दील होती है और ऐसी खांसी जो फिर साथ में जाती है इंसान के। तो ये नमी से होने वाली एलर्जी से कैसे बचा जाए और ये कितनी खतरनाक है, जरा बताइए। दम घोटने वाला दमा, दम निकालने वाला दमा और नमी ऐसी जो जिंदगी में ऐसी गमी ला देती है जिससे बच्चे फिर ज़िंदगी भर उभर नहीं पाते। तो जिनके भी घरों की दीवारों में सीलन है तो एक तो वो ट्रीटमेंट कराएं अपने घर का, कहीं जो पाइपलाइन या कहीं जा रही है, एक तो उससे गड़बड़ी होती है, कहीं पाइपलाइन लीकेज होती रहती है और जो है उसको हम ठीक नहीं कराते। कई बार नीचे से नमी पकड़ती है। तो पहले हमारे यहाँ जो नींव भरते थे, पत्थर, नींव के अंदर पत्थर लगाते थे करीब 2 फीट तक, उसके बाद ईंटों की चिनाई करते थे। वो आजकल ईंटी कच्ची और उसके अंदर भी लोग जो है लाल लाल दिखाने के लिए नमक डाल देते हैं, लो, और फिर उसको पुराली में पका देते हैं। कहाँ लकड़ी और कोयले का बोले जो है वो भट्ठा लगाएंगे। तो ये जो ऐसी ईंटें जो नमी को सोच लेती हैं फिर दीवार में, और दीवार से फिर जो है वो प्लास्टर फाड़ करके और बाहर निकलती रहती है, तो वहाँ प्लास्टर उखाड़ करके वाटर प्रूफिंग वाला जो है प्लास्टर कराएं। और पेंट में भी आजकल जो है ना ऐसे आने लग गया है, अलग अलग पेंट की ब्रांड्स आते हैं, लेकिन उन पेंट के ब्रांड्स के अंदर भी जो है मरकरी होती है और बहुत प्रकार के केमिकल होते हैं। कहीं पर नया पेंट कर रखा हो दीवारों पर या लकड़ी में, उससे फिर एकदम से दमा वाले का तो दम निकलने को हो जाता है। तो ये जो दम घोटू मामला है, पहले हमारे यहाँ पर चाहे घर मिट्टी के हुआ करते थे, नींव अच्छी होती थी और उसको सूखा रखते थे, वो सूख जाता था। ये तो नमी 12 महीने बनी रहती है, इससे तो बचना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ उपाय लोगों को करना पड़ेगा। जी स्वामी जी। फेफड़े मजबूत होंगे तो फिर भी थोड़ी बहुत नमी है तो वो फिर गमी में तब्दील नहीं होगी। रोज़ सुबह उठ करके एक बार शंख बजाया करें जैसे हमने बताया, और अणु तेल से नस से रोज़ किया करें। ये छोटे छोटे कुछ उपाय ऐसे कर लिया करें। और बहुतों को ये जो अलग अलग प्रकार की जो इत्र है उससे भी एलर्जी होती है, उससे भी बचा करें। अलग अलग प्रकार की डीओ पीओ पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। और ये ऐसा हो गया रूम फ्रेशनर, और अपनी गाड़ी में भी कुछ बैठेंगे तो आगे लगा के रखेंगे तो वहाँ कपूर की पोटली रखा करें। ये तमाम तरह के बाथरूम के अंदर भी फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, गाड़ी के अंदर भी फ्रेशनर, और जो है
ये बड़ा खतरनाक खेल है। कई बार तो पहले प्लेनों के अंदर भी छिड़क दिया करते थे, तब बहुत लोगों ने शिकायत की इससे हमारा दम घुटता है, तब जा करके वो बंद हुआ। तो ये सब जो आर्टिफिशियल चीज़ें इनसे बचना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी प्राणायाम जी। की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और आपने मिट्टी के घरों का जिक्र किया। दबाना पड़ेगा। गांव में तो बहुत से लोग अपने घरों में लिपाई करते हैं गोबर से, जिससे अलग अलग बीमारियों से बचा जा सके। पहाड़ों में ऐसे होता था। जी स्वामी जी, अब अलग अलग एलर्जीज पर भी चर्चा कर राजस्थान लेते में हैं। जैसे साइनस की परेशानी, योग के साथ दो कारगर उपाय बताते आप चलिए, ताकि जिनको साइनस की, और क्योंकि बरसातों के मौसम में टॉन्सिल्स भी दिक्कत देते हैं लोगों को, नाक बंद हो जाते हैं, वो दोनों जैसे ध्रुव के परेशानियां बंद दूर थे, हो जाएं। अब तो इसके खुल गए। करो करो कपाल भाती करो। तो काली मिर्च 5, ये जो काली मिर्च हमने रख रखी है ना, ये कोई सजावट के लिए नहीं रखी हुई है। ये 5 काली मिर्च और 5 बादाम, 5-7 काली मिर्च और 5 बादाम, ये चबा करके मुंह में अच्छे से धीरे 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 चबाएं। करीब 5 मिनट लगेंगे चबाने में, धीरे धीरे चबाना। कुछ लोग तो गट कर जाते हैं। 5 काली मिर्च 5 बादाम ऐसे पीस करके भी रखें तो 100 ग्राम बादाम, 20-25 ग्राम काली मिर्च और उसमें 50 ग्राम खांड, देसी खांड होनी चाहिए, चीनी नहीं डालनी, देसी खांड अथवा खजूर मिला करके रख लें, फिर गुड़ जैसा बन जाएगा। वो गोली मुंह में रखें, नाक खुल जाएंगे। अणु तेल से, ज्योतिषमती से, नस्य करने से तो खुल ही जाते हैं, नहीं तो सरसों का तेल डाल लो। ये रिंग फिंगर के टॉप पर, जितने भी ये पॉइंट अंगुलियों के टॉप पर हैं, हाथों में भी सेम, पैरों में भी, ये साइनस के पॉइंट है। ये ऐसे ऐसे ये पॉइंट दबा दो, हाथों में भी और पैरों में भी ये पॉइंट ऐसे दबा दो। और हाँ, बच्चों के लिए एक उपाय तुम भी सुन लो ध्रुव, रोज दौड़ लगाना बेटा 10 मिनट। दौड़ लगाने से एकदम नाक खुल जाते, कितनी नाक बंद हो। हाँ, दौड़ लगाओ और नाक ऐसे खुल जाएंगे, गंगा यमुना दोनों खुल जाएंगे, बीच में सरस्वती प्रवाहमान होगी। नहीं तो बहुतों की तो गंगा यमुना यहीं बहती रहती है और ऐसे फिर अंदर ही अंदर पीते रहते हैं। तो बहुतों का फिर वो नजले में तब्दील हो जाता है जब लंबे समय तक नाक बंद रहते हैं, और वो नजला बालों में उतर आता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। रे रामा रामा, फिर ये करना पड़ता है, जैसे हमारी अमित जी करते रहते हैं। फिर शीर्षासन करवाते हैं, आंवला एलोवेरा का जूस पिलाते हैं। ये नजला पुराना हो जाए तो देखो, कफ को खाली हम यही समझते हैं नाक बंद हो रहा है, बलगम बन रहा है। ये बालों में उतर आए तो बाल सफ़ेद, आँखों में उतर जाए तो आँखों पर चश्मा। अब इसके लिए फिर शीर्षासन कराना पड़ता है हमको। चलो बेटियों, आप भी करो शीर्षासन और सर्वांगासन, ऋतिका जी, रवीना जी। फिर ये बालों में उतर आए तो बाल सफ़ेद, और आँखों में उतर आए तो आँखों पर चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, और फिर यही पूरे शरीर में कब फैल जाए तो मोटापा, और शरीर में गठाने, फिर काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका करके मैंने गोल्ड हमें देना पड़ता है। यही कफ की वृद्धि से वेट वृद्धि होती है, कफ की वृद्धि से शरीर में गांठें शिष्ट होती है, कफ की वृद्धि से ही फिर लोगों को नींद बहुत आती है। तो स्वामी जी अब बढ़ते हैं आगे और बात उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी आज कौन सा पौधा लगाने जा रहे हैं आप और उसके फायदे क्या क्या हैं? तो देखो, ये मोगरा, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ये मोगरा, इसके अंदर इतनी सुंदर खुशबू आती है, इसकी अरोमा से ना देवता तो प्रसन्न होते ही हैं। साउथ में तो माँ बहन बेटियाँ, आहा, बहुत ही सुहानी इसकी खुशबू आती है। पहले तो एक दिन हमने चमेली का लगाया था, ये मोगरा का हमने लगा दिया अभी। ये तो गमले में ही ऐसे लगा दिया खड़े, और गमले में इसको लगाते हैं। स्वामी जी इसको बेला भी कहते हैं क्या? उससे वातावरण तो पवित्र रहता ही है, वो अलग होता है। हाँ, अब ये तो मेरे को गांव की भाषा में बेला भी बोल देते हैं। बेला है, बेली है, चमेली है। चमेली थोड़ी इसकी लता जैसा होता है, ये झाड़नुमा होता है, और इसके अप्रतिम लाभ है। इसका लेप, इसके फूलों का लेप बना करके माथे पर लगा दो, सिर दर्द दूर हो जाता है। इसके पूरे पंचांग का काढ़ा बना करके पी लो, बुखार दूर हो जाता है। बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके
दर्शन करने मात्र से और सूंघने मात्र से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक दूर हो जाता है। और इसका लेप सिर में लगाने से सिर में दर्द भी दूर हो जाता है। तो बहुत इसके फायदे हैं। तो घर में चमेली लगाएं, एक फायदा ये भी कि फिर फ्रेशनर खरीदने की जरूरत पुष्प नहीं है। लगाने से ना देवता प्रसन्न होते हैं। एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर, ये सारी चीजें खरीदने से भी हाँ, बच रूम जाएंगे। फ्रेशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो एक मुहिम और शुरू कर रखी है लोगों को झूठे दावों से बचाने की, यानी फैक्ट चेक। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि घुटनों से नीचे अगर नारियल तेल लगाया जाए तो डेंगू रोका जा सकता है। एक और दावा यह है कि मुंह में इलायची के दाने रख लेने भर ये से बिल्कुल झूठा खून दावा के है। जो कण हैं वो नॉर्मल होते हैं और प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। अब इन दोनों सब दावों की आज वाले दोनों ही झूठे दावे हैं। फैक्ट चेक यही है। मुंह में इलायची रखने से डाइजेशन अच्छा होगा, थोड़ा जो है उससे भूख अच्छी लगेगी, मन प्रसन्न होगा। माताएं बहनें बहुत रखती हैं, लेकिन मुंह में इलायची दाने रखने से प्लेटलेट नहीं बढ़ते। पपीते के पत्तों का रस पीने से, अनार, गिलोय, एलोवेरा, वीटग्रास पीने से प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, ये बात सच है। लेकिन इलायची दाना मुंह में रखने से प्लेटलेट नहीं बढ़ते। और पैरों के नीचे या हाथ में कहीं पर भी नारियल तेल लगाने से बिल्कुल भी डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, कोई भी जो मच्छर हैं वो उससे नहीं हटते। जनरल हेल्थ के लिए अच्छा है, रूखापन उससे दूर होगा। हाँ, लेमन ग्रास का तेल लगाने से, लेमन ग्रास का तेल लगाने से आप काफ़ी हद तक 99% तक आप मच्छरों से बच सकते हो। तो सही बात ये आपको उल्टे बता दी पुल्टे है, दावे ना नारियल करें तेल भाई आप लगाने लोग, से है ना? डेंगू के मच्छर से नहीं अगर इस तरह की पता लगा बातों से कि- कोई भी एक गुमराह हो रहा है तो ये बड़ी खराब बात है और इसीलिए हम रोजाना लोगों को इस गुमराही से बचाते हैं, झूठे दावों से बचाते हैं। स्वामी जी अब वक्त है योग चैलेंज का। स्वामी जी, जो आपने चैलेंज दिया उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद विजेता से मिलवाएंगे और फिर चैलेंज भी लेंगे। जरूर। दिल्ली, गुजरात, हर एक राज्य से, हर एक शहर से और हर एक उम्र के लोगों ने स्वामी जी कोशिश की है और ये कोशिश काबिल तारीफ़ है। लेकिन जिनको आपकी तारीफ़ मिलने वाली, आपकी तरफ से तारीफ़ मिलने वाली, उनसे भी आपकी अब मुलाकात करवाते हैं। जो विजेता हैं आज के, श्यामवीर सिंह, गाजियाबाद के रहने वाले। श्यामवीर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। स्वामी जी, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है। गर्भासन, आर्यन विपाद शर्मा ग्रीवासन है। करके गर्भासन करके। हाँ, ये एक बार फिर से वीडियो दिखाया जाए भाई। अच्छा जी। हाँ, आर्यन शर्मा के लिए अभिनंदन। ये और लगे हाथों आर्यन शर्मा का अभिनंदन करते करते नटराज आसन का चैलेंज दे रहे हैं। ऊपर से पेड़ ना हो तो जरूरी नहीं है कि आपके पैर भी ऐसे कहीं किसी। विनायक रस्ते नाम है स्वामी जी इनका, 41 साल इनकी उम्र है और बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और ये पुणे से ही है, देखिए। हाँ, स्वामी जी, पुणे वालों ने बाजी मार रखी है चैलेंज सेगमेंट में। पुणे स्वामी जी ज्यादा गए हैं लग रहा है आप। कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ। और ये आ जाओ, देखो अब ये फिर से देखो कैसे कर रहे थे। पीछे से पैर उठाया, हाँ, और एक, हाँ करो करो बेटा, अच्छी बात है, पीछे पैर लगते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे पीछे से पैर उठाया और उसको बैलेंस बनाया और दूसरा हाथ सामने कर दिया। नटराज आसन का चैलेंज है और जैसे रितिका जी, रवीना जी कर रहे हैं, ऐसे बहुत बच्चे करेंगे। चलिए, नटराज आसन का ये चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट है तो हमारे नंबर आपके पास पहले से नोट डाउन है। अपना अभ्यास करते हुए वीडियो बनाइए, हम तक पहुंचाइए। जो सबसे अच्छे से नटराज आसन करेगा स्वामी जी की तरफ से उसे इनाम दिया जाएगा, प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जिसको आप अपने घर में शान से लगा सकते हैं और दुनिया भर को बता सकते हैं कि आपने ये चैलेंज जीता है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त हो गया। गिफ्ट भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी। जी जी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। आशीर्वाद।